ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। मंडला जिले में रेत के टेंडर हुए और कुछ दिन बाद निरस्त हो गई। वही प्रक्रिया पुनः प्रारंभ है, परंतु मशीनों से, हाईवा डंपर से रेत का अवैध परिवहन उत्खनन जोरों पर है। वहीं शहर में ट्रैक्टर वालों को रेत न मिलने के कारण रेत की आपूर्ति बंद है और निर्माण कार्य के साथ रेत, ईंट, लोहा, सीमेंट और इस कार्य में लगे मजदूर, ठेकेदार, दुकानदार सभी प्रभावित हो रहे हैं। निर्माण कार्य रुके हुए हैं। लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। कुछ ग्रामीणों के द्वारा राज्यपाल महोदय के नाम SDM मंडला को ज्ञापन सौंपा गया, जिन्होंने बताया कि खनिज विभाग के द्वारा जो अवैध रेत का उत्खनन परिवहन किया जा रहा है उस पर खनिज विभाग ध्यान नहीं दे रही है। वहीं डंपरों के द्वारा यह रेत दूसरे शहरों में या फिर शहर से आगे जिले की सीमाओं में भेजी जा रही है और भंडारण इसका किया जा रहा है, परंतु जिनको जरूरत है उन्हें यह रेत नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने खनिज विभाग के विरोध में नारेबाजी करते हुए पैसा एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि मंडला आदिवासी बहुल्य जिला है, जिसके चलते रेत पर पहला हक आदिवासियों का है। उन्हें यह हक मिलना चाहिए, जिसके चलते खनिज अधिकारी को भी यह ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर खनिज विभाग या जिला प्रशासन के द्वारा रेत के अवैध परिवहन व उत्खनन को नहीं रोका गया तो ग्रामीण आगे और भी विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। सर, आप कहां से हैं और आज आपके साथ पूरा संगठन आया हुआ है, क्या बात? सब ग्राम पंचायत से लोग हैं, सरपंच है, इसमें उप सरपंच हैं और ग्रामीण लोग हैं, आदिवासी सीधे साधे लोग हैं, जिनको जो पैसा एक्ट 2022 में लागू हुआ था एवं 5वें अंक सूची के आधार पर इनको जल जंगल जमीन का अधिकार है। अब ये कहते हैं ना हमारे पास जमीन है ना जंगल है और रेत खदान के जो अवैध उत्खनन हो रहा है, तो इनका कहना कि हमको ग्राम पंचायतों को जो है दिया जाए, आदिवासियों को दिया जाए, उनका अधिकार है जिससे उनका पालन पोषण भी हो और उसका पैसा रॉयल्टी अगर माइनिंग देती है उनको तो रॉयल्टी के माध्यम से पैसा जो आएगा पंचायत का विकास भी होगा। और मगर उसके बाद भी क्या है, लगातार ठेके जो हो रहे हैं, इनका कहना है ठेके जो हो रहे हैं 2 साल से लगभग ठेके हो रहा है, 4 बार टेंडर हो चुकी है और ठेकेदार से माइनिंग अधिकारी और माइनिंग इंस्पेक्टर साँठ-गांठ कर नष्ट कराता है, ठेके नष्ट करा के फिर दोबारा कराते। ऐसी प्रक्रिया मतलब एक बार ठेका उनने कराया तो 6 महीने 3 महीने कराया, उसने में 3-4 साल का माल निकाल लेते हैं। फिर दूसरे ठेके उन्हीं पार्टनरों में से दूसरे ठेकेदार को टेंडर फिर हो जाता है, फिर ऐसे ही 2-4-6 महीने करें। फिर पहली बार जो यूपी वाले राहुल सिंह ने लिया था उसके 10 से 15 करोड़ रुपए माइनिंग का पैसा बाकी था। इस तरीके से ये मिली भगत से खेल चल रहा है। और अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं CBI जांच हो। हमने माननीय कलेक्टर साहब को लिखित में दिया है, CBI जांच हो के इन माइनिंग अधिकारी और जो संबंधित अधिकारी जो उसमें लिप्त हैं उनकी जांच हो गए और माइनिंग अधिकारी इंस्पेक्टर को तुरंत वहाँ से अलग किया जाए, जिसमें वो किसी प्रकार के कागज में खुद करने में असमर्थ रहें। और आदिवासियों की जो जल जंगल जमीन है पैसा एक्ट के तहत उनको उनका अधिकार मिले। ये आदिवासी लोग आए हैं और 10 दिन का टाइम हमने लिखित दिया है। अगर 10 दिन में माननीय महोदय जी हमारी बात स्वीकार करते हैं और मध्य प्रदेश की सरकार स्वीकार करती है, राज्यपाल स्वीकार करते हैं, ग्रामीण जो मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी और ऐसे अन्य विभागों को हमने अपनी वेदना पहुंचाई है, विजय साई जी को पहुंचाई है कि वो इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इतने सालों से अभी आपने देखा होगा पूर्व में भी न्यायालय में भी मामला चल रहा है पैसा एक्ट को लेके, तो ये चाहते हैं आदिवासी कि भाई हमारे साथ अन्याय न हो। इनकी ट्रैक्टरों को पकड़ लिया जाता है, जबरदस्ती इनसे 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए वसूला जाता है। अब ये बताइए जब इनका जल जंगल जमीन है तो इनके साथ इस तरीके से अत्याचार। अभी हाईवा के विषय में आप बता रहे थे। हाँ, हाईवा हम अभी आ रहे थे, हाईवा लगातार हमको रोड में मिले, ओवरलोड बिगर नंबर के हाईवा। आप बताइए दिन दहाड़े हमने माननीय कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि आए थे, उनसे भी हमने निवेदन किया कम से कम यहाँ की जनता जो देख रही है उसको ये ना लगे कि यहाँ का शासन सोया हुआ है, उनको ये लगे शासन जागा हुआ है। जब टेंडर नहीं है, लेफ्ट पड़ी है खदानें, तो कैसे रेत निकल रही है? ओवरलोडिंग। पूर्व में भी आपने सुना होगा कि आज से 5-8-10 साल पहले घटनाएं हुई थी, यहाँ पे एक्सीडेंट हुए थे। तो ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा न हो, इसलिए हम माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं और आप मीडिया के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं और मंडला की जनता से भी निवेदन कर रहे हैं कि वो अपने हक अधिकार के लिए सड़कों में आए। अगर विभाग अगर जांच नहीं कर रहा है और तुरंत कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी, किस क्षेत्र से हैं आप पूरे? ये सभी पंचायत से हैं, इसमें प्रस्ताव भी लगे हैं पंचायत के। आपका परिचय? मेरा नाम संजय सेन है।
सर, आदिवासी समाज द्वारा एक आवेदन दिए गए, क्या है सारा मामला और किस तरह की क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें इन्होंने पेशा एक्ट संबंधी और 5वीं अनुसूची जिले की 5वीं अनुसूची में होने का इन्होंने जिक्र किया है। इस बाबत क्या है कि शासन जो रेत खदानें नीलाम करती है वो रेत नीति के तहत करती है, जिसमें कि ये ऑक्शन अभी प्रचलन में है। इनके द्वारा अगर इस टाइप की मांग की जाती है कि पेशा एक्ट के तहत आदिवासियों को दी जाए या इनको आवंटन करके इनको चलाने दी जाए, तो शासन स्तर की चीज़ें हैं, ये शासन की नीति डिसाइड करेगी। शासन अगर नीति बनाती है तो उस तरीके से होगा। समाज द्वारा गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं कि इसमें मिलीभगत जो है अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी है। यहाँ पे हाइवा मशीन वगैरह सारी मशीनरी वहाँ पे लगी हुई है। उनका ये आरोप है कि इसमें माइनिंग विभाग और स्थानीय कुछ लोगों की रजामंदी से अवैध उत्खनन नहीं, वो उनके इल्ज़ाम को मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो पूर्णतः गलत है। तो जहाँ तक कि माइनिंग विभाग की मैं बात करूँगा, हम लोगों की कोई संलिप्तता नहीं है इसमें। हम लोगों के द्वारा समय समय पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, की जा रही हैं और भविष्य में भी की जाएंगी। इसमें कोई सत्यता नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है सर। मवई बिछिया सहित अन्य स्कूलों के अतिथि शिक्षक जिला प्रशासन के सामने पहुंचे, जिन्होंने आवेदन देते हुए बताया कि उन्हें लगभग 4 माह से भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके जीवन यापन में समस्या आ रही है। अतिथि शिक्षक अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, जिन्हें तात्कालिक प्रदेश के मुखिया ने रेगुलर करने की भी घोषणा की थी, परंतु वे रेगुलर नहीं हो पाए हैं। अतिथि शिक्षकों ने भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति जैसी समस्या को प्रशासन के सामने रखा और उन्हें पदोन्नति के साथ साथ उन्हें रेगुलर करने की भी मांग की है। वहीं अतिथि शिक्षक ने मांग की है कि उनका भुगतान भी अतिशीघ्र कराया जाए, जिससे कि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके, जिसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को आवेदन दिया है। जी, हम सभी अतिथि शिक्षक हैं। हम लोगों की समस्या है कि 4 महीने से हमको वेतन नहीं मिला है और हम मन लगा करके बच्चों के भविष्य सुधार रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य अंधकार में आ रहा है। बात हुई, उच्च अधिकारी द्वारा बोला गया है कि हम जल्दी कोशिश करते हैं कि आपका पेमेंट आ जाएगा 4 महीने का। सर, हम नक्सलाइट क्षेत्र से हैं। हम अपनी जान को जोखिम में डाल करके हम बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं, लेकिन शासन के द्वारा जो हमें कहा गया है, लेकिन उसका अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि यानी सभी अतिथि शिक्षकों का विभागीय पेपर लिया जाएगा। आप लोग ग्रेड 2 के हैं? जी, सभी कुछ 1 के भी हैं और ग्रेड 2 के। जी, धन्यवाद। आपका परिचय? त्रिवेणी चक्रवर्ती, मवई से। संपूर्ण मंडला जिला से हैं। हमारी समस्या है कि विगत 4 माह से हमको मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। उच्च अधिकारियों से संपर्क करने पर पता चलता है कि बजट नहीं है। इसी प्रकार मैडम ने बोली तो और हेड में पैसा है, तो हम चाहते हैं कि अन्य हेड का पैसा हमें प्रदान किया जाए। पेमेंट कब से नहीं हुई आपकी? नवंबर से अभी तक नहीं हुई। इसके पहले भी 2-3 बार हमारे जिलाध्यक्ष PD खैरवार जी कलेक्टर महोदय से मिले हैं, तो मैडम ने जवाब दिया था कि 2-4 दिन में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं है। करीबन 3,500 नहीं, और ब्लॉक में आ रही सर, हर महीने आ रही और ब्लॉक में। जैसे घुगरी में अभी जनवरी तक का पेमेंट हो गया है। अच्छा। और मेरे यहाँ भी ग्रेड 3 के जो अतिथि शिक्षक हैं उनको हर माह वेतन प्रदान किया जाता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को दिक्कत कर रहे हैं। जी, क्या परिचय आपका? संजय सिसोदिया। मंगलवार की शाम लगभग 7 बजे बैगा बैगी चौक में सड़क के नीचे से जा रही हैवी फोर्स पानी की पाइपलाइन अचानक फूट गई। अचानक फटी पानी की पाइपलाइन से पानी का फोर्स लगभग 30 फीट से भी ऊपर चला गया, जिसे देख लोगों में घबराहट बढ़ी। वहीं आसपास पानी भर गया व दुकानों में भी पानी समाने लगा। तुरंत ही नगर पालिका को इसकी खबर की गई और पाइपलाइन बंद कराई गई, जिसके बाद इसका मरम्मत कार्य भी कराया गया है। भैया ने बताया नहीं है कि आपका फोन आ रहा है।
सहस्त्रधारा इंस्टीट्यूट नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए बताया कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने बताया कि कॉलेज की प्रिंसिपल के द्वारा छोटी छोटी बातों पर उन्हें मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने जिला प्रशासन को व पुलिस अधीक्षक को यह ज्ञापन दिया है, जिससे कि प्रिंसिपल को हटाया जाए। स्कॉलरशिप के चलते उन्होंने एडमिशन लिया था, परंतु छात्राओं को फीस के लिए प्रताड़ित किया जाता है। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने स्कॉलरशिप के आधार पर ही एडमिशन लिया था, परंतु उन्होंने फीस पूरी जमा कर दी है और स्कॉलरशिप का कोई पता नहीं है। छोटी छोटी सी बातों में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है। छात्राओं ने बताया कि प्रबंधन को इस विषय में अनेकों बार बताया गया, परंतु प्रबंधन कोई ध्यान नहीं देता है, जिसकी जानकारी डायरेक्टर को भी है, परंतु डायरेक्टर महोदय के द्वारा भी प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छात्राओं ने प्रिंसिपल को कॉलेज से हटाने की मांग करते हुए जिला प्रशासन को व पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है। वहीं उन्होंने कॉलेज की लापरवाही पर भी बताया कि कॉलेज में कोई भी प्रैक्टिकल किट नहीं है जिससे कि वे प्रैक्टिकल कर सकें। उन्होंने बताया कि समय पर कोई टीचर भी नहीं आते हैं। ऐसी अनेकों शिकायतें जिला प्रशासन के सामने उन्होंने रखी हैं। वहीं जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल को यहां से हटाया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रिंसिपल के रहते उनका भविष्य अंधकार में जा सकता है। हम लोग सहस्त्रधारा इंस्टीट्यूट नर्सिंग कॉलेज से आए हैं, जीएनएम से। हमारे यहाँ जो प्रचार है प्रिंसिपल मैम हमारे कॉलेज की, वो हमें प्रताड़न करती हैं। आए दिन रोज़ फीस के लिए हमें फोर्स करती हैं, चिल्लाती हैं हमारे ऊपर। और हमारी जो फीस है साल की वो 60,000 रुपये, जिसमें से हमने आधे दे चुके हैं। और हमें स्कॉलरशिप की बेस से एडमिशन लिया था हमारा, और जिससे अभी स्कॉलरशिप आई भी नहीं है। और हमारी मैम जो है, हम जो कॉलेज जाते हैं तो फीस की वजह से नहीं लाया कर वो वापस भेज देती हैं कॉलेज से रिटर्न। और आखिर कर कहीं एप्लीकेशन के लिए कहीं कुछ तो कहीं कुछ देती रहती हैं धमकियाँ कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे वैसा करोगे। हम अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बात कहेंगे तो मैम चिल्लाती हैं हमारे ऊपर और कहती हैं कि तुम्हारा प्रैक्टिकल नंबर हटा दूंगी मैं, काट दूंगी, तुम लोगों को देख लूंगी मैं, ऐसा धमकी देती हैं। तो हमें ये मैम नहीं चाहिए। हम कलेक्टर मैम के पास इसीलिए आए हैं कि हमें ये मैम ये नहीं चाहिए। हम ये सब की जो शिकायत है जो हमारे साथ हो रहा है, प्रताड़न कर रही हैं हमारी मैम, इसकी शिकायत हमने डायरेक्टर सर से किए हैं। तो डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि आप अपने से सुलह कर लीजिए। ऐसा करके हम लोग सुलह नहीं करना चाहते हैं, हमें ये मैम नहीं चाहिए। हम लोग इससे प्रताड़न है बहुत, मानसिक रूप से हमें चिल्लाती हैं। आज आप सभी छात्राएं आई हुई हैं, कौन से कॉलेज से हैं, क्या है और क्या समस्या है आप लोगों को? मेरा नाम मनीषा नागेश है, मैं जीएनएम की छात्रा हूँ। सहस्त्रधारा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मंडला आमा नाले रसोईदौन से हैं हम लोग। अच्छा। हम मैम से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखती हैं, हर एक चीज़ में पनिश करती हैं। इसलिए हमको ये मैडम नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि फीस के लिए जब फीस लगाने आते हैं और धमकी देती है, हर चीज़ में धमकी देती हैं कि अगर तुम ये नहीं किए तो तुम्हारे मतलब प्रैक्टिकल में नंबर काटूंगी, और उठक बैठक कराना हर चीज़ में। हम तो फाइल पूरी बनाते हैं, फिर प्रैक्टिकल में नंबर क्यों काटेंगी वो? अच्छा। और हर चीज़ पे, और अगर फीस नहीं लाए हैं या फिर कुछ कारण है या फिर लेट हो रहे हैं तो वो भगा देती हैं कॉलेज से। और हमसे तो हर चीज़ लिखवा के लेती हैं, फिर वो लिख के क्यों नहीं देती हैं, कॉलेज से भगाती हैं। तो और हम लोग ने डायरेक्टर सर से बात किए थे तो उन लोग ने भी बोल दिया कि हम मैडम को नहीं हटा सकते। मतलब उनके फेवर में ये है कि वो कुछ नहीं बोल सकते। वो सर बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मतलब कि मैं बच्चों को मैम भगाएंगी तो उसके लिए वो एग्री हो जाएंगे, पर मैम को भगाने के लिए वो एग्री नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये निजी कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है? प्राइवेट संस्था है। बेटा, ये निजी कॉलेज है तो इस पे क्या है कि जो मैडम को ने वहाँ पे किया है तो उस पे शासन क्या कर सकता है? तो ऐसा है कि सर ही सब कुछ कर सकते हैं, पर वो सुनने के लिए खाली नहीं है। इसलिए तो हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। उनके पास फोन लगाओ तो फोन में बात करते हैं 2 मिनट, इसके बाद काट देते हैं। जी कोई तरीका है क्या? हमारी समस्या भी तो मतलब हमारी जो मैम बोलती हैं उनकी बातें मान लेते हैं। गलत बोलती हैं तो सर सुन लेते हैं, और हम बोलते हैं तो हमारी कुछ सुनते ही नहीं है। आप कितनी छात्राएं हैं जो परेशान हैं? हम पूरे सेकंड ईयर के सारे स्टूडेंट हैं और थर्ड ईयर से भी हैं लोग, यहाँ पे भी आए हैं।
अब सर जो बोलते हैं, जो फैसला होगा उसके हिसाब से देखेंगे, नहीं तो हम सर के खिलाफ भी कंप्लेंट करेंगे। क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि हमारी मैम हमको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। किस तरीके से प्रताड़ित कर जैसे रही है? कि कोई भी पनिश करती हैं या फिर कोई भी तरीके से, मतलब कि जैसे कि लेट आते हैं पैसे के लिए, ऐसे फाइल कंप्लीट नहीं करते और जो टीचर नहीं रहते उनके नाम की फाइल बनवाती हैं। क्या नाम है मैडम का? बबीता चौधरी। ये देखिए, लो तुम पकड़ लो। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैम है नहीं उनका नाम लिखा गया है। अब जो मैम है ही नहीं उनका नाम क्यों लिखवा रहे हैं? कौन सी मैडम है इसमें? इसमें चेतना मैम। ये नहीं पढ़ाती तुम लोगों को? नहीं सर, ये पहले पढ़ा रही थी, इसके पहले पढ़ा रही थी। अभी कुछ दिनों से मैम चली गई हैं। सेकेंड ईयर की क्लास 1 भी नहीं ली है ये वाली मैम, और इनका नाम फाइल में लिखवा रही हैं मैम। जब क्लास ही नहीं ली है तो फिर हम वो वाली मैम का नाम क्यों लिखें? अच्छा ये बताइए, जैसे पढ़ाई पे वो आपको पनिश करती हैं, तो क्या आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो इस? नहीं सर, पढ़ाई पे हमको पनिश नहीं करती हैं। जैसे कि कॉलेज आने में थोड़ा टाइम हो जाता है, उस चीज़ के लिए पनिश करती हैं। और मैम ये मतलब बार बार सॉरी बुलवाती हैं, और जो स्टूडेंट है उसकी गलती है कि नहीं है ये सुनने के लिए मैम एग्रीच नहीं रहती, डायरेक्ट बोल देती हैं कि मेरे से बहस मत करो। अब सर जब कुछ सुनेंगी तभी तो हम भी बताएंगे ना उनको। डायरेक्ट बोल देती है कि हमसे बहस मत करो, चले जाओ, वरना हम तुमको पनिश करेंगे, और जो हमसे बहस करेगा हम उनका प्रैक्टिकल में नंबर काट देंगे। ऐसा करके हमको मैम बोलती है। अच्छा ये बताओ, शारीरिक रूप से कैसे प्रताड़ित करती है? सर उठक बैठक करवाती हैं, वो भी 100 बार। सर पैर में स्वेलिंग आ जाती है, इतना उठक बैठक करवाती हैं मैम। अच्छा आप रहने वाली कहाँ से हैं? मैं सर खुर्सीपार से हूँ, पिंडरई खुर्सीपार। अच्छा, वहाँ से यहाँ आ रही हो आप? यस सर। कॉलेज का नाम क्या है? सर सहस्त्रधारा इंस्टीट्यूट। पहले हमें धमकी देती हैं, सब बच्चों को बुला के सीधे बोल देती हैं, अगर तुम लोग ने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी, या फिर मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल में नंबर काट दूंगी। सर सीधी धमकी देती हैं पहले तो मैम। और पढ़ाई लिखाई किस तरीके से हो रही है? पढ़ाई तो सर कुछ नहीं होती। 2 मैम आई हैं अभी दिसंबर में, बाकी 6 महीने तो एक पढ़ाई नहीं हुई। और स्टूडेंट डर के कारण तो आधे स्टूडेंट आते नहीं है सर, उनके डर के कारण। बाहर के भी फर्जी एडमिशन क्या है? सर बिहार से लिए गए हैं, उनको तो पूरे मार्क्स मिलते हैं सर, लेकिन हम लोग जो रेगुलर वाले हैं उनको तो मार्क्स ही नहीं देती पूरे कार्ड। बिहार से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं? सर वो नॉन अटेंडिंग है। अच्छा नॉन अटेंड भी हैं। इसके बाद भी वो यहाँ पे और कौन कौन से प्रांत के हैं? सर बिहारी के 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे केवल बिहार की हैं? यस सर। अच्छा, उनकी कोई अटेंडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है सर। वहीं बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी रेगुलर हैं। और रेगुलर हैं? हम लोग रेगुलर हैं सर, उसी के साथ मैम प्रताड़ित करती हैं हम लोगों को। जो हम रोज पढ़ने के लिए आते हैं कॉलेज में, तो मैम हम ही लोगों को परेशान करती है। सर ऐसा है, अटेंडेंस भी नहीं देते ना, तो उस पे भी ना पनिश मिलती है। हम लोगों की जो अभी सेकेंड ईयर चल रही है सर, एक भी दिन क्लास में आके मैम ने अटेंडेंस रजिस्टर में हम लोगों को अटेंडेंस नहीं ली है। हमने पर्ची में हर रोज पर्ची में लिख के और अटेंडेंस देने के लिए जाते हैं, और जिस दिन अगर हम लोग नहीं गए उस दिन मैम हम लोग को खड़े करके और वहीं डांट दिए चिल्लाती है। अच्छा बिहार के जो बच्चे हैं वो कितने, माने कौन सी क्लास पे हैं? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। वही सेकंड ईयर के साथ हैं वो? तीनों क्लास में है वो। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। तो उनकी अटेंडेंस डेली है, यानी उनको 100%? ऐसे अटेंडेंस देते हैं हम लोग, बताइए। अच्छा ये अटेंडेंस है आपकी, ये क्या करते हैं पर्ची को? ऐसे हम लोग रोज मैम को ले जाके देते हैं कि ये हमारा अटेंडेंस है। और सर कभी ऐसे मोड़ के दे दो ना तो बोलते हैं जी लव लेटर है। अच्छा यस सर, मुझे बोली है कई बार। अच्छा ये ऐसे देना पड़ता है आप लोगों को अटेंडेंस? अच्छा शो भी नहीं करती अटेंडेंस रजिस्टर की, कितने छात्र है, कौन प्रेजेंट है, कौन नॉन प्रेजेंट है, डॉक्यूमेंट्स भी सीक्रेट रखे जाते हैं। तब तो सर बिहार वालों की अटेंडेंस बढ़ा देती होंगी, तब तो हम लोग को रजिस्टर का आज तक पता नहीं चला कि रजिस्टर है भी कि नहीं है। और सर हर चीज़ पे हमसे मतलब साइन लेके मतलब दस्तखत करवाती हैं, और जब हमें वो भगाती हैं और हम उनसे आवेदन मांगते हैं कि आप हमें भगा रहे हो तो आप हमें लिख के दो, तो वो लिख के नहीं देती हैं, क्योंकि वो फंस जाएंगी सर अगर वो लिख के दी तो। और सर भगाती, अगर पेरेंट्स घर वाले अगर बात करना चाहते हैं तो वो बोल देती है मैं किसी से बात नहीं करूँगी, अगर मेरे को ज़्यादा परेशानी की है तो मैं कंप्लेंट करूँगी घर वाले की। सर वो नहीं करेंगी बात तो फिर कौन करेगा? पेरेंट्स से तो बात करना चाहिए ना सर, प्रिंसिपल है वो, उनको करना चाहिए। वो नहीं करेगा तो फिर कॉलेज में कौन करेगा? चलो इतना। बेघर परिवारों को वन विभाग द्वारा कान्हा क्षेत्र से इंद्री ग्राम बिछिया में विस्थापित किया गया। यह कहकर विस्थापित कर दिया गया कि बेघर परिवारों के लिए पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, आंगनवाड़ी केंद्र की सुविधा दी जाएगी। विस्थापन के सालों बाद भी इंद्री ग्राम में
यह सुविधा नहीं दी गई है। बता दें कि बिछिया विकासखंड के अंतर्गत इंद्री ग्राम आता है, जहां पर इस बैगा परिवारों को यहां पर विस्थापित किया गया था। अब बैगा परिवार समस्या से जूझ रहे हैं और उन्होंने मूलभूत सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन के सामने गुहार लगाई है व आवेदन दिया है। उन्होंने मूलभूत सुविधाओं की मांग की है। रोड नहीं है, रोड बने नहीं है। अच्छा। बाजार जाए ला दिक्कत होता है, स्कूल जाए ला दिक्कत होता है, लकड़ी और गाय गोरू निकास नहीं है, मेड़ होले रेंग थन ता काटा बारी रून थे, हम काहिन में कैसे करबो। हम नवा बसी गया तान हमला नवा जमीन में बसा देने की कड़मा हमार कच्छु सीधा नहीं है साहब। अब 17 घर कहाँ? 17 घर के हाँ ना, अभी हमार बहुत संख्या बढ़ने वाला है, कुछ के सीधा नहीं है। पहले कहाँ रहते थे? हम जामी में रहा। जामी में रहते थे, क्यों निकाल दिया गया वहाँ से? कान्हा वाले। अच्छा। कान्हा वाले और हम लोग कोई सरकार पूछे ना दरबार, बस सरकार के 1000 महीना में रुपया खातन, 5 किलो चावल, बस उसके अलावा कुछ नहीं। काम ना भूत ना धंधा नहीं, आवास उवास के कुछ पता नहीं और सब बैग मोहल्ला में धक्का धक काम चल रही है। आवास जहाँ जाके कहाँ सड़क है, आवास है, हमारा कुछ करना है। और मैं आंगनवाड़ी में खाना बनाती हूँ, कोई महीना में पैसा डलते, कोई महीना में नहीं डले। समस्या 500 रुपया महीना में बताते हैं और छन में तो दिखा नहीं, मोरे घर पर छमा पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? बसंती बाई। सर आपका परिचय? मैं धर्मेंद्र कुमार परते, मेरा गांव वनग्राम जामी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, वहाँ का निवासी हूँ। पहले मैं सरपंच था, वहाँ 10 साल सरपंच रहा हूँ। हाँ। ये मेरे ही गांव के सदस्य हैं बैगा परिवार जी। इनको जो है मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा जो है विस्थापित किया गया और गांव विस्थापित करते समय वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बोला गया कि आप लोग जहां भी समूह में बसोगे वहां पर कुआं, तालाब, सड़क आदि की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी ये लोग 1 एकड़ में 17 तो मकान बना के रह रहे हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या सड़क की है। बरसात के दिनों में अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ गया तो खाट में टंगा करके और उसको इलाज के लिए ले जाना पड़ता है, घुटने तक कीचड़ में धंसते हुए। अच्छा। और वहाँ पर उस बैगा मोहल्ले में बैगा सदस्यों की संख्या 120 है। वहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुका है, लेकिन भवन की समस्या है। और वहाँ से नन्हे मुन्ने बालक बालिका जो है बैगा जनजाति के 22 बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। वहाँ पर एक स्कूल, प्राथमिक शाला भवन की भी आवश्यकता है। और तीसरी समस्या है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है बैगा जनजाति के सदस्यों के लिए इंदिरा आवास योजना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर किसी सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिला। बस यही समस्या है। सर, जैसा कि आप बताएं कि ये बैगा जनजाति से हैं, इनका ग्राम कौन सा है? इंद्री। इनका इंद्री है। इंद्री ग्राम पंचायत भी इंद्री पड़ता है। अच्छा। हाँ, तहसील बिछिया, जिला मंडला। जिला मंडला। वार्ड क्रमांक 8 पड़ता है ग्राम पंचायत जी। तो अभी तो इंदिरा आवास है या प्रधानमंत्री आवास का लाभ चाहिए इनको? हाँ। PM आवास का लाभ चाहिए इन लोगों को, जो इनको नहीं मिला है अभी। नहीं मिला जी, ठीक है। क्या चाहिए आपको अपने गांव में? स्कूल, सड़क, आंगनवाड़ी, कुछ साधन नहीं को हमारे गांव में। लड़का बाहर जाते हैं पढ़े ले, टेंगड़ा भर ले खपत जाते हैं पूरे बारिश में, छिप जाते हैं, लुकते हैं लड़का नहीं जावा स्कूल घला, अब तक चिकला ले तक धस कर जाई का तो घर में घुस जाते हैं, नहीं जावा। और क्या समस्या आ रही है? समस्या बहुत, पानी कर समस्या, जब कुआं ले खनवा दे तो वो कुआं मारा जड़ खजड़ होता है तो पानी ले हम पीथन। सड़क कर समस्या है, सड़क नहीं को बहुत परेशान है हमारे गांव में बिल्कुल। आंगनवाड़ी की समस्या आपने बताई है, तो अब बच्चे कितने हैं वहाँ पे, ऐसे छोटे बच्चे? बच्चा तो 50 जन है। अच्छा। नान लड़का, छोटे बच्चे। हाँ, और इन बड़ लड़का है, बड़े स्कूल जाते हैं तो उन्हों गला धस कर जाते हैं तो लुकाते हैं, नहीं जावे। जोड़ी है तकले पूरा रहता है, कोनो दिन जाता लड़का आने ले, चलो आन लाई कह कर जाता हम।
काम बूतले छोड़ कर जाथन हम स्कूल के बारे लड़कन ले आने ले। क्या नाम है आपका? मनतीन समस्या है? अपना मीटर ले स्कूल जातो कुछ के साथ सीधा नहीं है का बोल नहीं सकता। क्या समस्या है गांव में? अरे बहुत समस्या है। रोड नहीं बने आंगनवाड़ी स्कूल नल। पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या है आंगनवाड़ी में। पानी की बहुत समस्या है। अच्छा। औद्योगिक क्षेत्र मनेरी के ग्राम तकवावेली झुरकी चौक के पास अचानक ही एक सवारी बस के पीछे का चक्का निकल गया, जिससे बस में बैठी सवारी के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। चालक की सूझबूझ के कारण बस को जैसे तैसे खड़ा किया गया। यह बात अच्छी रही कि इस घटना में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घट पाई और ना ही कोई जनहानि हो पाई है। अभी नहीं आएगा तो पहले धर गई है, लेकिन पहले धर गई होगा अगले हफ्ता। सफेद वाली वो बोर्ड नहीं तो तो उसको मैं भेज दे रहा हूँ निवास अस्पताल। कैसा बहुत से रह रहा ले लेगा उसकी एमएलसी वही करवा देगी। एक आध गाड़ी रोक के इसको भिजवाते हैं अपन, है ना। नहीं दिनांक 10/1/2024 को फरियादी मन्नूलाल पटेल निवासी ग्राम मुड़ापार थाना लखनादौन जिला सिवनी द्वारा रिपोर्ट लेख कराया था कि प्रार्थी ने 28 नंग पड़ा लखनादौन बाजार से खरीदकर ग्राम मांगावेली थाना बिछिया जिला मंडला को देने के लिए जा रहे थे। तभी बीजेगांव चौराहा डोभी रोड पर दोनों आरोपियों द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी से रोककर पड़े का अवैध काम कर रहा है कहकर 30,000 रुपए मांगते हुए हाथ व मुक्कों से मारपीट की गई। 20,000 रुपए दोनों ने मिलकर लूट लिए। रिपोर्ट पर थाना नैनपुर पर अपराध क्रमांक 10/2024 का अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान डीएसपी पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें थाना प्रभारी नैनपुर निरीक्षक बलदेव सिंह मुजालदा एवं नैनपुर की टीम द्वारा आरोपी लगातार पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान थाना नैनपुर पुलिस टीम ने प्राप्त जानकारी पर आरोपी अनुराग उर्फ निशांत अवधिया पिता सोहन लाल अवधिया उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 2 नैनपुर थाना नैनपुर जिला मंडला एवं ब्रजेश कटारे पिता दयाराम कटारे उम्र 40 साल निवासी कटारे मोहगांव को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड पूर्व से भी रहा है। आरोपी अनुराग उर्फ निशांत अवधिया के विरुद्ध पूर्व में थाना नैनपुर में कुल 7 अपराध मारपीट लूट के पंजीबद्ध होकर वर्तमान समय में जिला बदर उल्लंघन कर फरार था, जिस पर थाना नैनपुर ने अपराध क्रमांक 41/2024 धारा 188 भारतीय दंड विधान 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत पंजीबद्ध किया गया है। वह आरोपी ब्रजेश कटारे के विरुद्ध पूर्व के 4 अपराध मारपीट एवं लूट के पंजीबद्ध दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो एवं लूट की गई राशि नकदी 20,000 रुपए के संबंध में पूछताछ कर जब्त की गई। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जब्त मसरूका में दोनों आरोपी से घटना में प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो, 2 नग मोबाइल एवं लूटे हुए रुपए नकदी 20,000 रुपए कुल मसरूका 10,20,000 रुपए का जब्त किया गया है। सहस्त्रधारा इंस्टीट्यूट नर्सिंग की छात्राओं व प्रबंधन के बीच आक्रोश इतना बढ़ गया कि छात्राओं की मांग है कि प्रिंसिपल को शीघ्र हटाया जाए, परंतु प्रबंधन ने छात्राओं की मांग पर ध्यान नहीं दिया।
न ही छात्राओं की प्रताड़ना पर ही ध्यान दिया गया। आक्रोशित छात्राओं ने सहस्त्रधारा इंस्टीट्यूट नर्सिंग कॉलेज के मेन गेट में ताला लगाकर प्रबंधन व प्रिंसिपल के हटाने के लिए नारेबाजी करने लगी, जबकि कॉलेज के प्रबंधन भी अंदर बंद हो गया। जब बात प्रशासन तक पहुंची तो तहसीलदार आरआई मौके पर पहुंचे और छात्राओं की समस्या सुनकर शीघ्र ही कार्रवाई की बात कही और ताला खुलवाया गया। वहीं प्रशासन के सामने छात्राओं ने कॉलेज की मनमानी सुविधा व लापरवाही के विषय में भी बताया। छात्राओं ने बताया कि वे रोज कॉलेज ज्वाइन कर रही हैं। वहीं बिहार प्रांत के लगभग 3 दर्जन छात्राएं हैं जहां यहाँ पढ़ रहे हैं, पर वे आज तक कॉलेज में नहीं दिखते। बाकायदा उनकी अटेंडेंस प्लस हो रही है। कॉलेज में प्रैक्टिकल किट लाइब्रेरी अच्छा परिसर नहीं है। वे अध्ययनरत हैं परंतु उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। स्कॉलरशिप के विषय में भी प्रबंधन जवाब नहीं देता है। अब देखना है कि इस निजी संस्थान की लापरवाही के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। मंडला पहुंचे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सामने भी छात्राएं पहुंची। हाँ, ये शॉट ले लो भैया के। हाँ, हमारे वाले डिलीट दूसरे वाले का नहीं भेजा ना। जी सर, अभी तो मैं जैन सर के साथ हो गया। ऐसे किसी का ब्लड प्रेशर हो जाए अब क्या ले वृंदावन बिहारी लाल की जाली खोलो। ये बुद्धि जल्दी लिख लेना। बना रहा हूँ कौन से अंदर जिन के नाम है ना उनके मैडम ये जो बच्चियां हैं जो शिकायत कर रही थी और जिन्हें स्टाफ जो है टीचर और कौन सा बच्चियों के अलावा ये इसके छात्र संगठन वाले आए थे यहाँ से, आरडी कॉलेज से आए थे बच्चे। तो सारा इकट्ठा माहौल बनाया उन लोगों ने। हमने पहले बात की उनसे लेकिन उन्होंने माना नहीं। वो सारे बच्चों से मिला उन्होंने एक दस कर भैया छात्रों द्वारा किया है जी हैं? छात्रों द्वारा ना? छात्रों द्वारा किया गया है। कब किया गया ये लगभग एक समस्या है। बच्चों को जीएनएम की लड़कियां हैं, उनको परेशानी है। प्रिंसिपल बबीता चौरे से उसी के खिलाफ आंदोलन लोग कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या मांग है उनकी? कारण यही है कि उन लोगों को बहुत सारी बातों में परेशान किया जाता है। वो सब कारण उन्हीं लोगों के पास है जो भी बता रही हैं वो लोग, क्योंकि मैडम और उनकी कनेक्टिविटी थी, हम लोग तो नहीं थे। तो कितने स्टाफ को अंदर बंद? 5 स्टाफ है हम लोग, 3 लेडीज़ हैं 2 जेंट्स हैं। तो आपने प्रिंसिपल से बात नहीं करी? देखिए, प्रिंसिपल से हम लोग बात नहीं की, हम डायरेक्टर से बात कर रहे हैं। सीधे डायरेक्टर को बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल हमको ना फ़ोन लगा रही है ना हमसे बात कर रही है। और लड़कियों का उनके प्रति व्यवहार भी चेंज हुआ मैडम का, इस कारण से सब समस्याएं हुई हैं। ये है तो बढ़िया सर बता दो। तो जो है बच्चों ने जो है जीएनएम सेक्शन से हैं उन्होंने तालाबंदी कर दी है और हम लोग को एक तरह से पूरी तरह बंद कर दिया है। हम किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और इसमें शासन भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, खुलवा नहीं पा रहा है। आपने शासन को इत्तला नहीं करी? हमने किया था, हमने 2 बार 100 नंबर में किया था, 1 बार टीआई जो मंडला थाने से, सीधी बात। पुलिस तो आई है, उनने भी कोशिश नहीं की ताला खुलवाने की? अभी मुझे तो प्रयास नहीं लग रहा है अभी तक कुछ। वो लोग क्या बर्दाश्त नहीं कर पाई, बहुत देर तक करी। ये घटना आज की है। आमानाला जो रसैया दोना ग्राम पड़ता है वहाँ पे आईटीआई सहधारा आईटीआई है, वहाँ पे ये घटना घटित हुई है। और आज हमारे संयुक्त कलेक्टर सर हैं ऋषभ कुमार जैन सर हैं, उनका फ़ोन एकदम अचानक आया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन रही है। वैसे ही मैंने बिल्कुल तैयार होकर के तहसील ऑफिस में था मैं। इसके बाद हम लोग तत्काल पहुँचे, पुलिस बल भी यहाँ पे आ गया है। हम लोगों ने ताला तोड़ करके 5 लोग हैं यहाँ पे बंदी बना लिए गए थे, जो कि उनके ही स्टूडेंट छात्रों के द्वारा मेन गेट पर ताला लगा दिया गया है, जिसके हम लोग तोड़े हम लोगों ने उसको इन लोग को रिहा कर दिया गया है
और ये लोग सकुशल हैं। क्या मांगे रहे बच्चों की जो इनको बंद कर? बच्चों की प्रशासन से बात कर ले रहा हूँ कि क्या मांग है। वैसे कुछ इसके बाद कौन सा मुद्दा है, कैसा क्या मुद्दा है, वो बात करने के बाद ही पता चलेगा हमको। अभी तो मेन मुद्दा था कि हमको रिहा करना है इनको। ये लोग सकुशल रूप से मुक्त भय से इनको रिहा कर दिया गया है। थैंक यू। क्या घटना हुई आज? देखिए, यहाँ पर जीएनएम सेक्शन है जिसमें प्रिंसिपल है बबीता चौरे, उसके द्वारा बच्चों को प्रताड़ना किया गया है और उसी प्रताड़ना के कारण जो लड़कियाँ हैं परेशान होकर के आज अपना आंदोलन जो है यहाँ पर किए हैं और उसके कारण जो है हम लोगों को भी परेशानी हुई है। क्या कर दिए थे आप लोग के साथ? अब हम लोग को साथ ये है कि बाहर से ताला लगा दिए और हम लोग को अंदर बंद कर दिया गया। कितने लोग थे आप? हम लोग 2 जेंट्स स्टाफ थे और 3 लेडीज़ हैं। नाम क्या? मेरा नाम आनंद कुमार साहू। बमनी से लेकर मंडला तक सड़क में नर्मदे हर, जय मां नर्मदा व भक्ति संगीत जयकारों का उद्घोष माहौल सड़क में देखा। महिला, पुरुष, युवा, बालक, बुजुर्ग मां नर्मदा की भक्ति में डूबा रहा। बता दें कि यह विशाल चुनरी शोभा यात्रा थी जो बमनी क्षेत्र के एक ब्राह्मण परिवार द्वारा इसका आयोजन हुआ है, जिसके साथ समस्त सनातनी भी रहे। लगभग 2 किलोमीटर की यह चुनरी मां नर्मदा को भेंट करने के लिए पैदल बमनी बंजर से निकले ये भक्त पूरी सड़क में जय मां नर्मदा के जयकारों के साथ पैदल चुनरी लेकर निकले। चुनरी की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर से भी अधिक रही, परंतु लाइनवार इस चुनरी को अपने हाथों से संभालते हुए भक्त मां नर्मदा के जयकारों के साथ बमनी से रपटा धाम मंडला पहुंचे। जगह जगह भक्तों का स्वागत भी किया गया। रपटा घाट में चुनरी की पूजा अर्चना की गई और यह चुनरी बैराज होते हुए कुंभ स्थल पहुंची, जहां पर मां नर्मदा के हवन पूजन किया गया, चुनरी भेंट की गई, चुनरी की पूजा की गई, तो वहीं महाप्रसादी का वितरण भी हुआ। वहीं परिवार के सदस्य ने बताया कि मां नर्मदा को यह विशाल चुनरी भेंट करने के लिए वे 3 साल से तैयारी कर रहे थे, जो अब पूर्ण हुई है। सर, विशाल चुनरी का आगमन हुआ है, कहाँ से हुआ है और किस संस्था के द्वारा यह चुनरी चढ़ाई जा रही है? नर्मदे हर, ये हमारे बमनी बंजर के पंडित वृंदावन शुक्ला जी हैं। इन्होंने 451 मीटर चुनरी कोरोना काल में एकत्रित करके अपने घर पे इन्होंने सुरक्षित रखा हुआ था और इन्होंने संकल्प किया था कि ये मां नर्मदा को ये चुनरी अर्पित की जाना है। किन्हीं कारणों, उनके निजी कारणों बस वो नहीं कर पाए थे और इस दौरान उन्होंने मुझे याद किया कि ये कार्यक्रम कराना है। तो जो नर्मदा का भक्त होता है वो कभी किसी अच्छे काम के लिए मना तो कर नहीं सकता और वो खुद बजरंग के सरकार के भक्त हैं। हम लोगों ने उनका संकल्प को अपना संकल्प बना लिया और उस संकल्प के बाद से 2 महीने से निरंतर ये तैयारी हम लोगों की चल रही थी। बमनी और मंडला और हमारे तमाम जितने भक्तराज थे सभी का हमको इसमें काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ और यह चुनरी यात्रा जो हमारी बमनी बस स्टैंड से जो प्रारंभ हुई, जगह जगह इसका भक्तों ने दिल खोल के स्वागत किया है। पुष्प वर्षा की है, पोहा खिलाया, केले खिलाया, अंगूर खिलाया, जो जिससे बन रहा था। और ये आस्था का सैलाब जो हम देख रहे हैं, ये सब उन्हीं का प्रेम है। हमारे पंडित जी तो इतने भावुक हो चुके हैं कि वो कुछ कहने की अभी स्थिति में है भी नहीं है और उनका स्नेह और प्यार की वजह से और हमारे भक्तों की वजह से ये चुनरी हम लोग मां नर्मदा को अर्पित करने जा रहे हैं। उसी क्षणों पश्चात हम मां नर्मदा के तट पे होंगे और जो संकल्प उनका था वो संकल्प उनका नहीं था, वो मां नर्मदा भक्तों का संकल्प था। हमने उन संकल्प को उनके साथ को कंधे से कंधे मिला के पूरे भक्तों ने उसमें सहयोग किया हुआ है। मैं सभी भक्तों के श्री चरणों में अपना नमन प्रेषित करता हूँ और उम्मीद ये लंबाई कितनी है चुनरी की? आप ये लंबाई बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 451 मीटर रखी हुई थी, लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे ये संदेश आप लोगों के माध्यम से दूर दराज तक जाने लगा, लोगों ने माता की चुनरी निरंतर बढ़ते चले जा रही है। अब ये 451 से ना हो के मेरे ख्याल से 600-650 से ऊपर हो गई है। आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी शोभा यात्रा है। ये कहाँ से पैदल चली आ रही है? ये पूरा बमनी बस स्टैंड से पैदल चल के कितना किलोमीटर होगा? ये 20 किलोमीटर की यात्रा है और नर्मदा तट पे इसका समापन होगा पूजा अर्चन के बाद। धन्यवाद। जय महाराज। जय श्री राम। पंडित जी, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इतनी लंबी चुनरी आपने चढ़ाई? माता ने जीत किया है, माता की प्रेरणा बोल रहे हैं। कब से आप ये प्रोग्राम कर रहे थे? 3 साल हो गए। 3 साल से आपकी तैयारी चल रही थी।
और आज जाके पूर्ण हुई है। आज पूरी आज पूरी माता ने नमो नर्मदाय निजानन्दाय नमः शर्मदाय क्षमात्यर्पिता नमो वरमदाय नमो हरम्यदाय हरं दर्शिताय। सबिन्दु सिन्धु शुष्कलतरङ्ग भङ्ग रञ्जितं द्विषस्सु पाप जात जात कारी वारि संयुतं क्रतान्तु दूत काल भूत भीत हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य सम्प्रदायकं कलामलाध भारहारि सर्वतीर्थनायकम् शुभस्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागंभीर नीरपूर पाप धूत भूतलं ध्वनत् समस्त पातकारी दारिता पदाचलम् जगल्लये महाभये मृकण्डु सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे
अलक्ष लक्ष किन्नराम रासुरादि पूजितं सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षि लक्ष्य पूजितं वसिष्ठ शिष्ठ पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाचिकेत कश्यपादि षट्पदे धृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे रविन्तुरन्ति देव देव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु मुक्ति भुक्तिदायकम् विरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जातटे किरात सूत वाडवेषु पंडिते शठे नटे दुरंत पाप तापहारी सर्व जंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे इदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्यते हे दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवानरापे विलोकयन्ति रौरवम् त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे
देर ना। तेरे बगैर ना सजदे किए कभी मैंने, बसा के दिल में तुझे की है बंदगी मैंने। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, मेरी माँ से पाई है जिंदगी मैंने। मारे वासे पाई है जिंदगी मैंने। बस्ती न थी और नगर भी न था, कोई बस्ती न थी और नगर भी न था, कोई घर भी न था और मंदिर न था, कोई घर भी न था और मंदिर न था। लाखों बरसों था पहले समंदर यहाँ, लाखों बरसों था पहले समंदर यहाँ। ही प्रलय काल में, ही प्रलय काल में भी मगर नर्मदे 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 मानमो नर्मदे 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 मानमो नर्मदे नर्मदे। पाप कट जाते हैं एक स्नान से, पाप कट जाते हैं एक स्नान से, मुक्ति मिल जाती है तेरे